अब देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाया घटा सकती है। इसका कार्य अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसको घटाता बढ़ाता है। ठीक है, और ये कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर। तो इसमें होता क्या क्या है, ये कॉइल है, ठीक है, कुंडली है, 2 टाइप की। इसमें हमने क्या करा, कुंडली ली, जो तांबे के वायर रहते हैं उनको हम इसमें लोहे की छड़ जैसी रहती है, ये पतली पतली सी, इस पे हम इसको लपेट देते हैं। तो जहाँ पर ये वोल्टेज लगेगा उसको हम कहेंगे प्राथमिक कुंडली, और जहाँ पर ये सिंपल अकेली कुंडली लपेटी जाएगी उसको हम कहेंगे द्वितीयक कुंडली। तो अब यहाँ पर ये है कि कुंडलियों में जो घेरे लगाए हमने ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के, उनकी संख्या क्या है तो किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, उसी के हिसाब से ये उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर बनते हैं। ठीक है, तो उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर। अब कार्यविधि देख लेते हैं, कार्यविधि आखिर ये कार्य करता कैसे है। तो जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है, हमने देखा प्राथमिक के उस सिरों में लगती है, तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे तो प्रत्यावर्ती धारा बहेगी। अब यह प्रत्यावर्ती धारा क्रोड़ में, क्रोड़ मतलब जो उसका सेंटर है उसमें प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। कैसा चुंबकीय क्षेत्र, वो भी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र। अतः द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है। चुंबकीय, अब देखो चुंबक रहती है, चुंबक में से क्या चुंबकीय लाइन निकलती हैं, अगर वो किसी पृष्ठ में से निकलती तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो यही वो चुंबकीय फ्लक्स है। तब इसमें हो क्या रहा है कि जो प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र है जो हम उसको उत्पन्न कर रहे हैं, तो जो द्वितीय कुंडली है जिसमें कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता नहीं लगी है, उसमें फ्लक्स बदल रहा है अपने आप। और जैसे फ्लक्स बदलने से क्या होगा, जिससे उसमें उसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो जब फ्लक्स बदलता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये इसका ट्रांसफार्मर की कार्यविधि है, कैसे कार्य करता है, उसमें होता क्या है। सिद्धांत देख लेते, इसका सिद्धांत है क्या। तो माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, पहले में प्राइमरी, अब देखो प्राथमिक को क्या कहते हैं, प्राइमरी, तो हम इसको पी से लिखेंगे, और द्वितीयक को कहते हैं सेकेंडरी, तो इसको हम एस से लिखेंगे। तो पहले को हमने कहा एन पी है और दूसरे की एन एस है। अब यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है, फाई, फाई से लिखते हैं फ्लक्स को, वो तो फैराडे के चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय के जो नियम है उसमें प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से कितना होगा। फैराडे ने बताया कि विद्युत वाहक बल ई पी बराबर माइनस एन पी डी फाई अपॉन में डी टी, ये आ गया। एन पी क्या है, एन पी है प्राथमिक चुंबकीय वाली जो कुंडली है, प्राथमिक कुंडली है वो, और यहाँ कितना फ्लक्स जो है समय के साथ परिवर्तित हो रहा है वो। तो इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, अभी तो प्राइमरी कुंडली में द्वितीयक में कितना हो जाएगा, तो ई एस बराबर माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, दोनों को भाग दे देंगे। दोनों को भाग देने पर कितना बचेगा, ई एस अपॉन में ई पी बराबर एन एस अपॉन एन पी। बाकी चीज़ें तो सेम है, डी फाई बाई डी टी, माइनस माइनस तो सब कैंसिल हो जाएगा, इतना बचेगा। अब यदि कुंडलियों का प्रतिरोध नगण्य हो, मतलब बहुत ही कम हो, तो विद्युत वाहक बल ईपी और ईएस क्रमशः आरोपित वोल्टता के बराबर होगी। मतलब इन दोनों की जो विद्युत वाहक बल है वो जितनी भी हम इसमें वोल्टेज देंगे उसी के बराबर होगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि वी एस अपॉन वी पी बराबर एन एस अपॉन एन पी होगा। अब माना कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में करंट कितना फ्लो हो रहा है, वो है आई पी अपॉन आई पी और आई एस। तो वी पी इंटू आई पी बराबर वी एस इंटू आई एस, कितना हो जाएगा, तो वी एस अपॉन वी पी बराबर आई पी अपॉन आई एस।
अब एक चीज और तुम लोग को इसमें ध्यान रखनी होगी कि कौन किसके बटे में है, कैसे याद रहेगा। तो ये है कि वी एस और वी पी वो एन एस एन पी के बराबर होगा। और अब यहाँ देखो एस है, यहाँ एस है, लेकिन करंट जो है उसमें पी पहले आएगा। तो ये ऐसे याद रख सकते हो, ये तीनों याद रख लेना कि वी एस अपॉन वी पी बराबर एन एस अपॉन एन पी और आई पी अपॉन आई एस रहेगा। तो अगर तुम दोनों इन दोनों केस में लिखोगे तो ऐसे लिखना, अगर वी एस वी पी और आई पी और आई एस लिखोगे तो इन दोनों को ऐसे लिखना, मतलब ये हमेशा करंट जो है उल्टा चलेगा। ठीक है। अब यदि मतलब ये है कि अगर प्राइमरी में इसमें ज़्यादा होगा तो इसमें कम होगा, ऐसा ऑपोजिट में चलेगा। तो जैसे वी एस जो है वो पी से कम है, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज कम है प्राइमरी वोल्टेज से, तो सेकेंडरी में जो फेरों की संख्या है वो भी कम रहेगी, प्राइमरी में ज़्यादा रहेगी। लेकिन करंट क्या करेगा, उल्टा चलेगा। तो करंट सेकेंडरी में ज़्यादा रहेगा, प्राइमरी में कम रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया कि ये किसके लिए, अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होती है। दो टाइप के ट्रांसफार्मर है, एक है अपचाई, एक है उच्चाई। तो अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करी गई है, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या मतलब जो एस है उसमें जो फेरों की संख्या है एन एस, द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम रहेगी। इसमें जो फेरों की संख्या है वो कम रहेगी, मतलब प्राथमिक की ज़्यादा है द्वितीय की कम है, किसमें, अपचाई में। और उच्चाई में इसका उल्टा रहेगा। तो जो इसमें प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या कम रहेगी, द्वितीयक में ज़्यादा रहेगी। अब ऐसा भी समझ सकते हो, अपचाई मतलब कम हो रहा है तो दूसरे में कम हो गया, और उच्चाई मतलब ज़्यादा हो रहा है तो दूसरे में ज़्यादा हो गया। फिर सेकंड है कि यदि वी एस और वी पी, अब वी एस जो है बड़ा है तो मतलब एन एस ही बड़ा होगा और आई एस कम होगा, इसी का उल्टा ही है वो। अतः उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है, इसलिए धारा की प्रबलता कम हो जाती है। ऊंचाई में प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा करंट रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर में एनर्जी जो है वो ऊर्जा की क्षय कैसे होता है, उसकी हानि कैसे हो जाती है। तो पहला ताम्र क्षय होता है इसमें। ट्रांसफार्मर की कुंडलियाँ किससे बनी होती है, तांबे के तार से बनी होती हैं, और इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, और इनमें से धारा प्रवाहित होने पर जूल प्रभाव के कारण के प्रभाव उत्पन्न होने लगता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है। इसे ताम्र क्षय कहते हैं। एक तो ऐसी हानि हो गई, दूसरा और कैसी कैसी हानि हो सकती है, दूसरा होगा चुंबकीय फ्लक्स क्षय। इसमें क्या होगा, प्राथमिक कुंडली से बद्ध समस्त द्वितीयक फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं होगा, मतलब जो प्राथमिक फ्लक्स है कुंडली से बद्ध फ्लक्स वो द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स नहीं होगा, जिससे कुछ फ्लक्स का क्षरण वायु में होता रहेगा। मतलब जैसे कि अगर कोई, हमने यहाँ लिया फ्लक्स क्या कहलाता है, जब इसमें से वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, कुछ रेखाएं नहीं निकली, यहाँ वहाँ चली गई तो वो तो वेस्ट हो गई, तो उनका क्षय हो गया, तो इसको हम कहते हैं फ्लक्स क्षय। तीसरा है लोह क्षय। लोह क्षय में क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर का क्रोड़ नर्म लोहे का बना होता है। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो क्रोड़ में भंवर धाराएं प्रेरित हो जाती हैं। अब क्रोड़ क्या करेगा, क्रोड़ में प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बही तो क्रोड़ में जो सेंटर है, क्रोड़ जो सेंटर कहलाता है उसका, उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। अतः ऊर्जा का कुछ भाग भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, ऊष्मा के रूप में व्यय होने लगेगा। अब इस प्रकार के क्षय को हम क्या कहते हैं, लोह क्षय कहेंगे। तो जहाँ भंवर धाराएं हो रही हैं उसको लोह क्षय कह लेंगे। फिर शैथिल्य क्षय क्या होता है, तो जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो क्रोड़ बार बार चुंबकित और विचुंबकित होता है, मतलब एक बार मैग्नेटाइज होगा, फिर उसकी मतलब वो चुंबक वाला जो उसका प्रभाव है वो कम हो जाएगा, फिर से उसमें आएगा, फिर कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का अपव्यय होता है, ऊर्जा की हानि हो रही है, तो इसे शैथिल्य क्षय कहेंगे। तो इतने टाइप से इसमें ऊर्जा की हानि होती है। अब अंतर देखते हैं कि अपचाई उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है। तो अपचाई और उच्चाई, अपचाई ये एसी वोल्टता को घटा देता है, अपचाई, और मतलब ये क्या कर रहा था, करंट को कम कर रहा था, और उच्चाई क्या करता है, ये एसी वोल्टता को बढ़ा देता है।
फिर इसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है, मतलब प्राइमरी में ज़्यादा रहती है अपचाई में। और उच्चाई में क्या रहेगा, इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक रहती है, तो प्राथमिक से ज़्यादा रहेगी इसमें द्वितीयक में। फिर है यह धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है, मतलब करंट को बढ़ाता है ये, और ये करंट को घटा देता है। फिर इसका मान क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इसमें द्वितीय कुंडली में क्या है, फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक है, मतलब ऐसा है। और हमने जो देखा था शुरुआत में कि NS/NP जो होता है वो बराबर रहता है IP/IS के, तो इधर से ये निकल आता है कि धारा की प्रबलता को घटा देता है। फिर है इसका परिणमन अनुपात 1 से कम होता है, और इसका परिणमन अनुपात कितना होता है, 1 से अधिक होता है। तो ये इसके अंतर हो गए। फिर है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध करो कि PAV बराबर जो पावर है वो VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई के बराबर होती है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। कैसे निकालेंगे ये, तो माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर कितना है, इतना, करंट कितनी है, इतनी, और प्रवाहित होने में समय कितना, मतलब अगर ये करंट प्रवाहित हो रही है तो फाई क्या है इसका, विभवांतर और धारा के बीच में कलांतर है, ठीक है, V और I के बीच का जो कलांतर है वो फाई है। कलांतर का मतलब होता है, तो कला और आयाम देख लेते हैं क्या होता है ये। जैसे ये देखो, यहाँ से अगर कोई चीज, यहाँ से करंट निकल रहा है, ठीक है, तो ये कितना एंगल है, या तो करंट यहाँ से निकल सकता है, ठीक है, एक करंट है जो कि यहाँ से निकल रहा है, एक करंट है जो कि यहाँ से निकल रहा है। तो तीनों में अंतर क्या है, तीनों में अंतर है एंगल का, क्योंकि कितने एंगल से वहां से निकल रहा है। तो ये इसमें पाई डिग्री का अंतर हो गया, ये 0 पर है, ये -पाई, तो ये +पाई है, मतलब π/2 है, ये +π/2 है, तो इतना अंतर हो गया, तो ये कहलाएगा हमारे कला में अंतर, कलांतर। फिर एक चीज होती है आयाम। आयाम क्या कहलाता है, तो ये जो तरंग है, अब एक तरंग है इतनी है, ठीक है, और एक तरंग है इतनी है, तो अब इन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, देखो दोनों का कलांतर तो समान है, मतलब एक ही जगह से निकल रही है, एक एंगल बना रही है, लेकिन दोनों की ऊंचाई अलग अलग है। अब इसकी ऊंचाई देखो ज़्यादा है, इधर तक जा रही है, ये इसकी ऊंचाई कम है, तो ये कहलाता है आयाम। इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये होता है आयाम इस तरंग का। ठीक है, हम वापस आ जाते हैं, तो अपन ने देखा VI, ठीक, अब क्या निकालना है, परिपथ का तात्क्षणिक शक्ति, शक्ति ही तो निकालनी है हमें, तो शक्ति होती है पावर बराबर V/I। तो यहाँ भी हमने क्या कहा, ये है I, ये है, दोनों की वैल्यू रख दी, तो ये V और I रख दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, देखो V0 ये लिख लिया, I0 ये लिख लिया, साइन ओमेगा टी ये लिख लिया, और साइन ओमेगा टी -फाई ये लिख लिया। अब हमने करा कि 2 से गुणा करा और 2 से भाग करा, तो यहाँ 2 से भाग कर दिया, यहाँ 2 से गुणा कर दिया। अब 2 से हमने गुणा करा तो ये फॉर्मूला बन गया, 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर हम इस ओमेगा टी को ए मान लो और ओमेगा टी -फाई को बी मान लो, तो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो फॉर्मूला कहता है कि यहाँ कॉस रख दो,
ए माइनस बी करके और माइनस कॉस ए प्लस बी रख दो, रख दिया। अब ए बी की जगह क्या है ओमेगा टी, और ओमेगा टी माइनस फाइव रख दिया यहाँ पर। ये ओमेगा टी से कैंसिल, बचेगा फाइव, यहाँ ओमेगा टी जुड़ जाएगा तो 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब ये हाफ भी नॉट आई नॉट तो है ही, अभी इसका गुणा इसमें कर देंगे, फिर इसी का गुणा इसमें भी कर देंगे, तो हाफ भी नॉट आई नॉट कॉस फाइव माइनस ये वाला माइनस, फिर हाफ भी नॉट आई नॉट कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, ये लिख लिया। अब इसके बाद हमने कहा कि एक पूरे चक्र में जो ये कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव है, इसका औसत मान शून्य होता है। अगर पूरा चक्र ऐसा ऐसे आए तो हम टोटल अगर लगाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब औसत मान इसका जीरो हो जाएगा, इसको हम जीरो रख सकते हैं। अब जो टू है, टू को हम कैसे खोल सकते हैं, टू को रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं। अगर रूट टू का रूट टू से गुणा करते हैं तो आंसर में टू आता है, तो हमने इधर पर रूट टू अलग कर लिया, तो भी नॉट अपॉन रूट टू और आई नॉट अपॉन रूट टू इंटू कॉस फाइव, और ये हमारा कहलाता है वी आर एम एस, क्योंकि वी आर एम एस की वैल्यू होती है वी नॉट अपॉन में रूट टू, और आई आर एम एस की वैल्यू होती है आई नॉट अपॉन में रूट टू। तो ये हो गया वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव आई, तो ये पी ए भी आ गया, एवरेज वैल्यू आ गई, एवरेज पावर। फिर उसके बाद चौक कुंडली क्या कहलाती है, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए, मतलब जो करंट है उसकी वैल्यू को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही निम्न प्रतिरोध, मतलब बहुत ही कम प्रतिरोध तथा उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली उपयोग में लाते हैं। उच्च प्रेरकत्व की कुंडली लाते हैं और एक बहुत ही निम्न प्रतिरोध लाते हैं। इसमें परिपथ में अति न्यून ऊर्जा क्षय होती है, मतलब बहुत ही कम ऊर्जा की हानि होगी। इस कुंडली को हम टोक कुंडली कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लगा है, कुंडली लगी है, एक प्रतिरोध लगा है, बहुत ही कम प्रतिरोध है, जिससे हमारी ऊर्जा की हानि भी कम हो रही है। डायग्राम ऐसा हो गया। सिद्धांत क्या बोलता है कि मानक कुंडली का स्वप्रेरकत्व एल है, एल लगा है और प्रतिरोध आर लगा है। तो अब जब दोनों लगे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, जेड लिखेंगे, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और एक्सएल की वैल्यू क्या है ओमेगा एल। तो अब एल का मान अधिकतम है, इसलिए परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होगी, अगर एल बड़ा होगा तो प्रतिबाधा भी अधिक होगी। इस कारण से परिपथ में बहने वाली धारा जो करंट वहां से फ्लो हो रहा होगा वो कम हो जाएगा। अगर हम किसी चीज़ की बाधा को बढ़ाएंगे तो वो कम काम कर पाएगी, तो ऐसे जब हम करंट में बाधा को बढ़ा देंगे तो करंट कम फ्लो हो पाएगी। परिपथ का औसत शक्ति कितनी है, तो औसत शक्ति का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, पी ए भी बराबर आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव। तो विद्युत वाहक बल धारा के बीच कितना कलांतर बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है भी और एल के बीच में। तो हमने यहाँ 90 डिग्री का बना दिया, भी और एल नहीं, आई और एल के बीच में, तो यहाँ cos 90 लिख लिया। अब cos 90 होता है जीरो, तो ये हो गया पूरा का पूरा जीरो, मतलब पावर ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होगा, पावर किसी भी पावर की हानि नहीं होगी, मतलब इस प्रोसेस में। तो ये हो गया चौक कुंडली। अब उपयोग क्या है इस चौक कुंडली का, तो प्रत्यावर्ती धारा मतलब जो एसी करंट है उसमें चौक कुंडली लगातार प्रत्यावर्ती धारा के मान को नियंत्रित करती है, एसी करंट को नियंत्रित करती है, ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, तो वो उसको बैलेंस करके रखती है। अब बाटहीन धारा क्या होती है, तो चौक कुंडली में बहने वाली धारा को बाटहीन धारा कहते हैं, इसमें जो करंट फ्लो होगा उसी को कहेंगे बाटहीन धारा, क्योंकि कुंडली में विद्युत वाहक बल और धारा के मध्य कितने का एंगल है, 90 डिग्री का कलांतर होने के कारण औसत शक्ति जो है वो शून्य हो जाती है। अभी हमने निकाला शक्ति जो है शून्य हो रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि बाटहीन धारा है। पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, बाट से, तो जब पावर ही नहीं है तो बाट हो गई, नहीं तो बाट हीन हो गया वो। अब है क्यू वैल्यू क्या होती है, तो एल सी आर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति और उसके दोनों ओर की आवृत्तियों जिनमें से प्रत्येक के संगत धारा का आयाम अनुनाद धारा के आयाम का कितना हो, 1/√2 गुना हो, के अंतर के अनुपात को उस परिपथ का क्यू गुणक कहते हैं। तो ये क्यू गुणक की परिभाषा हो गई,
इसका व्यंजक क्या है, तो एलसीआर परिपथ में धारा का आयाम कितना होना है, कितना होता है, तो आई नॉट बराबर भी नॉट और अपन में जेड लिखते हैं और जेड की वैल्यू इतनी होती है आर स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। फिर अनुनादी में क्या लेते थे कि ओमेगा एल बराबर हो जाता था किसके, ओमेगा सी के, 1/ओमेगा सी के। जब अगर ये इसके बराबर हो जाता था तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती थी, अंदर की वैल्यू पूरी 0 हो जाती थी, तो हमारे पास आता था भी नॉट अपन में आर। अब कोणीय आवृत्ति अगर मान लो ओमेगा की जगह थोड़ी सी और बढ़ा दी जाए, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा कर दी जाए, तो उस पर धारा का आयाम क्या होगा, तो हमारे पास जहाँ ओमेगा है वहाँ हम ओमेगा प्लस डेल ओमेगा लिख लेंगे। फिर हमने कहा इसकी अनुनादी आवृत्ति है तो इसको वैसे माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हमने इसमें से लिख लिया, एल एल का गुणा कर दिया, ये देखो यहाँ एल है तो एल का गुणा करेंगे तो ओमेगा एल प्लस डेल्टा ओमेगा एल। यहाँ पर सी है तो सी का गुणा करेंगे और साथ में क्या करेंगे कि सी को कॉमन ले लेंगे और ओमेगा को भी कॉमन ले लेंगे, तो सी तो बाहर है, ओमेगा को कॉमन ले लेंगे। तो जब भी हम किसी चीज को कॉमन लेते हैं तो ये देखो यहाँ ओमेगा है तो ये तो सीधा बाहर निकल आएगा, लेकिन यहाँ ओमेगा है नहीं। जब भी हम कॉमन लेते तो क्या करते हैं, ओमेगा का गुणा करेंगे, ओमेगा का भाग करेंगे। अब अगर हम इधर से बोले कि अब यहाँ से तुम ओमेगा कॉमन लो, तो ओमेगा कैसा कॉमन आएगा, ये वाला तो सीधा वापस आ जाएगा बाहर, तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ का ये ऊपर वाला ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ डेल ओमेगा और नीचे का ओमेगा रहेगा ही। तो ये इस तरह से ये आ गया और साथ में सी तो है ही। अब ओमेगा एल प्लस डेल्टा ओमेगा एल माइनस, ठीक है, तो ये आ गया हमारा कॉमन, यहाँ सी है। अब क्या करा, ये ओमेगा एल लिखा रहेगा, डेल्टा ओमेगा एल लिखा रहेगा माइनस ये 1 ओमेगा सी को हमने एक साइड लिख लिया, और ये जो पूरा का पूरा है इसको हम ऊपर ले गए, और जब भी हम किसी चीज को ऊपर ले जाते हैं तो उसमें -1 की पावर आ जाती है, तो यहाँ -1 की पावर आ गई। अब इसके आगे क्या होगा, इसमें हम लगाएंगे द्विपद प्रमेय। एक द्विपद प्रमेय होती है, जब भी ऐसी पावर रहती है ऊपर तो उस पावर का गुणा यहाँ आगे हो जाता है। यहाँ पर, यहाँ आगे, तो क्या होगा, तो ओमेगा एल वैसे लिखा है, डेल्टा ओमेगा एल लिखा है, 1/ओमेगा सी लिखा है, और ये जो -1 है इसका गुणा यहाँ हम कर देंगे, तो जाएगा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा। तो द्विपद प्रमेय लगा दी, बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं इसको। फिर अब क्या करेंगे, ओमेगा एल प्लस डेल्टा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, इसका इसमें गुणा करा तो ये -1/ओमेगा सी हो गया, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये डेल्टा ओमेगा और नीचे ओमेगा स्क्वायर सी। अब क्या होगा, ये कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से, नहीं हो रहा, तो ये डेल्टा ओमेगा एल यहाँ लिखा प्लस ये वाली जो टर्म है यहाँ लिख ली। अब ये देखो ओमेगा एल -1/ओमेगा सी, तो ये तो हमने पहले ही बोला था कि ओमेगा एल -1/ओमेगा सी बराबर 0 है, तो ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी होगा। तो अगर हम दोनों को इक्वल रख दें तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचेगा इतना है, ये दोनों टर्म बचेंगे अकेले, तो यहाँ से ये बच गए। अब इसके आगे क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/LC, अगर यहीं से निकाल लिया जाए तो हमने यहाँ लिख दिया 1/LC। अब सी से सी कैंसिल हो गया, ये वाला एल जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये डेल्टा ओमेगा एल प्लस डेल्टा ओमेगा एल मतलब 2 डेल्टा ओमेगा एल आ जाएगा। अब करंट का जो फॉर्मूला था I1 बराबर V0/√R² प्लस, अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर हम रख देंगे, तो ये रख दिया। अब हमने क्या करा, आर कॉमन लिया,
तो वही प्रोसेस है, अगर किसी में से आर कॉमन लेना तो क्या करो, आर का गुणा करो, आर का भाग करो। तो यहाँ भाग कर दिया और दो आर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है तो दो आर का भाग कर दिया आर स्क्वायर का, यहाँ पर भी आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर वहाँ से बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पास कितना बचा, आर बचा, अंडर रूट में यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ 1 हो गया, प्लस यहाँ पर गुणा भाग करा था तो ऊपर से कॉमन लिया है तो नीचे का बचा रहेगा आर, बाकी वैसे ही रहेगा सब कुछ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब ये डेल्टा ओमेगा का मान, ये जो वैल्यू है पूरी पूरी, इसको हम मान लेते हैं कि 1 है। अगर ये 1 है तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर को इस साइड ले जाओ, 2l को इस साइड ले जाओ तो इतनी आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसी जो 1 की वैल्यू है उसको हमने यहाँ रख दिया, तो 1 1 2 हो गया, तो I1 की वैल्यू आ गई V0/√2r। अब समीकरण जो 6 है इससे समीकरण 2 का भाग दे देंगे, तो समीकरण 2 में आ रहा था हमारे पास ये V0/r और इधर से आ गया V0/√2r, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, V0/r और V0 ये कैंसिल हो जाएगा। अभी कहा कि इसको 1 के बराबर रखो, तो I1 की वैल्यू आएगी यहाँ, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा I1, तो I बराबर आ जाएगा, I1 बराबर आ जाएगा I/√2 या फिर 1/√2, 1/√2 I यहाँ ये लिखा है। तो इस प्रकार आवृत्ति ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, और हमने प्लस करी थी, अब मान लो कि अगर ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा भी कर देते हैं तो भी आंसर इतना ही आएगा कि आई एम जो है 1/√2 गुना हो जाए। अब जो दोनों आवृत्तियों में अंतर है, अगर हम ऐसे ऐसे रखते हैं तो अंतर कितना आएगा, तो एक ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा, तो ये ओमेगा ओमेगा तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 डेल्टा ओमेगा बराबर प्लस माइनस R/L। अब LCR परिपथ का क्यू गुणक क्या होगा, ये हम निकाल रहे थे क्यू गुणक, तो LCR परिपथ का क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखा ओमेगा/में 2 डेल्टा ओमेगा, तो 2 डेल्टा ओमेगा की अब भी वैल्यू आई है R/L, R/L यहाँ रख दी, तो क्यू गुणक होगा क्यू बराबर ओमेगा, और ये एल ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा एल बट्टी में आर, और ओमेगा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1/√LC, तो ओमेगा की वैल्यू रख दी यहाँ पर क्यू में, तो क्यू बराबर हो गया, ओमेगा की जगह रख दिया 1/√LC इंटू एक एल पहले से है बट्टे में आर, तो ये आ गया क्यू बराबर 1/R√L/C, ये इसकी क्यू गुणक की वैल्यू हो गई। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है इसके, जैसे कि प्रतिरोधक, प्रेरक और संधारित्र में से एसी परिपथ में किस में शक्ति व्यय होती है और किस में नहीं, तो प्रतिरोधक में शक्ति व्यय होती है, जो रजिस्टर लगाती हैं उसमें ज़्यादा शक्ति व्यय होती है, प्रेरक और संधारित्र में इतनी नहीं होती। दूसरा है ट्यूबलाइट में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है, प्रतिरोधक नहीं, ऐसा क्यों, जो ट्यूबलाइट होती है उसमें हम कुंडली लगाते हैं, एल लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं, आर क्यों नहीं लगाते, रेजिस्टेंस क्यों नहीं लगाते, तो इसका कारण यह है कि प्रतिरोधक की तुलना में प्रेरक में शक्ति व्यय कम होती है। अभी हमने देखा यहाँ ज़्यादा शक्ति व्यय हो रही है, ऊर्जा की हानि हो रही है, तो इसमें कम हानि होती है इसलिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। फिर है नागरिक विद्युत वितरण में धारा प्रत्यावर्ती धारा के रूप में दी जाती है, दिष्ट धारा के रूप में नहीं दी जाती, मतलब जो करंट आता है वो घर घर में एसी करंट में आता है, वो डीसी करंट नहीं आता है, ऐसा क्यों, तो इसका कारण यह है कि ट्रांसफार्मर जो है उनका उपयोग करके प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को घटाकर उसे नगण्य ऊर्जा व्यय में वैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन डीसी जो करंट है, डीसी करंट को हम एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से नहीं पहुंचा पाते, और एसी जो है, एसी करंट को हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। ये देखो, ये तुम लोगों ने देखे हैं ऐसे ऐसे वायर लगे रहते हैं एंटीना, तो यहाँ से एसी करंट आती है, मतलब आसानी से इस वाली करंट को हम पहुंचा सकते हैं, तो इसका हम यूज़ करते हैं। और ट्रांसफार्मर भी देख लो कैसे होते हैं, देखो ये होता है ट्रांसफार्मर, ऐसा दिखता है, ये जो है तांबे की कॉइल लगी रहती है, गोल 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 लिपटी रहती हैं, तो ये इस तरह से वर्क करता है। ये तो हो गया छोटा सा ट्रांसफार्मर। अब ये बड़े बड़े वाले जो बिजली में लगे रहते हैं वो ऐसे दिखते हैं, ये देखो ये होता है इतना बड़ा ट्रांसफार्मर,
ये है। फिर यहाँ से वो करंट को कम ज़्यादा करते हुए यहाँ से वायर में भेजते हैं, फिर वो जो वायर रास्ते में देखते हैं बड़े बड़े एंटीने लगे रहते हैं, फिर वो उनसे घर घर तक बिजली पहुँचाते हैं। तो ये है ट्रांसफार्मर, हमने पढ़ा है वो, ये है पूरा ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव या रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, ऐसा क्यों? तो प्रत्यावर्ती धारा पहले अर्धचक्र में एक दिशा में ऐसी चलती है आधी आधी, तो आधा चक्कर वो एक दिशा में लगाती है, फिर दूसरा चक्कर दूसरी दिशा में लगाती है। तो इस प्रकार एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होगा? आधा पॉजिटिव जा रही आधा नेगेटिव जा रही, तो औसत मान 0 हो गया। अतः प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव या रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, क्योंकि औसत जो करंट उसमें आ जाता है वो 0 हो जाता है। फिर परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा? अगर हम किसी एक सर्किट लें और उसमें हम डीसी करंट फ्लो कर दें तो फिर क्या हो जाएगा? तो संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है। जो हमारा कैपेसिटर है, संधारित्र है, जिसको हम सी से लिखते हैं, वो क्या करता है? दिष्ट धारा को वही रोक देता है, डीसी करंट को रोक देता है। अतः परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर लैंप नहीं जलेगा। तो अगर हम इससे लैंप लगा देते हैं, तो अगर हम डीसी करंट फ्लो करेंगे तो लैंप जलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर संधारित्र लगा है। संधारित्र की धारिता को कम करने पर भी लैंप नहीं जलेगा। अगर इसमें कम भी कर दें हम धारिता के, ठीक है, धारिता थोड़ी कम कर दें तो भी नहीं जलेगा, क्योंकि ये डीसी करंट को जाने ही नहीं देता। फिर है डायनामो के ब्रश तांबे की बजाय कार्बन के बने होते हैं, ऐसा क्यों है? तो कार्बन के ब्रश घूमते हुए सर्पी वलय का कार्बन के महीन कण छोड़ते जाते हैं और स्नेहक की भांति कार्य करते हैं, तो ब्रश और सर्पी वलय के बीच घर्षण का मान कम हो जाता है। ये डायनामो की वो है। फिर है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में 50 चक्र प्रति सेकंड की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, जो विद्युत बल्ब है, फिर भी वह लगातार जलता हुआ दिखाई देता है। जो करंट है बल्ब में, उसमें 50 चक्कर लगाता है वो हर सेकंड में, ये उसकी आवृत्ति होती है। तो विद्युत बल्ब में धारा 1 सेकंड में 50 बार एक दिशा में, ऐसे 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 50 बार हो जाती है, तथा 50 बार दूसरी दिशा में, दो दिशा में जाती है, तो 50 बार इसमें 50 बार इसमें, ऊपर नीचे वो घूम लेती है। प्रत्येक चक्कर में धारा का मान 2 बार शून्य होता है, मतलब ऐसे ऐसे आई 1 बार शून्य, ऐसे ऐसे आई 2 बार शून्य। किंतु अतः विद्युत बल्ब तेजी से जलता और बुझता है। तो जो बल्ब रहता है वो इतनी जल्दी जल्दी जलता बुझता है, लेकिन हम जब देखते तो हमें लगता है कि वो लगातार जल रहा है, लेकिन जो बल्ब है वो जल रहा है और बुझ रहा है, किंतु दृष्टि के कारण वह लगातार हमें जलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बहुत ही कम